हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय संविधान की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, इसमें हम देख रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, जिसके लिए पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 1600 ईस्वी से लेकर 1784 तक के जो अधिनियम है इनको डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का जो विकास है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हो जाता है और उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो हमने सबसे पहले 1600 ईस्वी का चार्टर लेख देखा था। इसमें रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए कैसे इन्होंने समय समय पर नियम बनाए, चार्टर अधिनियम पारित किए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो 1784 का जो लास्ट अधिनियम हमने पढ़ा था, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। अर्थात पहले जो निदेशक मंडल था वो अब केवल व्यापारिक कार्यों को देखेगा, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, उनके लिए एक नया जो बोर्ड है वो गठित कर दिया गया, 6 सदस्यीय बोर्ड, जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब उससे आगे चलते हैं। 1786 में एक अगला अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई अधिनियम पारित किया जाता था और उसके रूल्स जब लागू किए जाते थे तो देखा जाता था कि इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या ये यहाँ पर प्रभावी हैं या नहीं है, भारतीय समाज जो है इसके अनुसार ढल पा रहा है या नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर अगर उसमें कोई कमियां रह गई हैं, कोई दोष रह गए हैं, तो उन्हें समाप्त करते हुए उनके संशोधित संस्करण लाए जाते थे, तो उन्हें नया अधिनियम नाम दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे करके 1784 के बाद 2 साल बाद ही 1786 में एक अधिनियम आया। इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे उनको देख लेते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। जिस प्रकार अभी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि वीटो पावर का एक प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है हमें 1786 के अधिनियम में। आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, 86 यानी कि छियार। ठीक है, छियार मुझे पसंद नहीं आया। गवर्नर जनरल जो है उसे अगर अपनी परिषद द्वारा बनाया गया कोई नियम पसंद नहीं आता है, कोई नियम सही नहीं लगता है, तो विशेष परिस्थितियों में उनको वो क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो ये अधिकार दिया गया था 86, यानी कि परिषद के निर्णय को समाप्त करने का अधिकार, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई। गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति है, तो एक व्यवस्था थी कि प्रधान सेनापति जो होगा वह स्वतः ही गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य भी बन जाएगा, जिसे फिर अगले अधिनियम में यानी कि 1793 के एक्ट में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है पहले, तो ध्यान रखना। आगे देखें, उक्त दोनों शक्तियां प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला गवर्नर जिसे प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी थी और अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने की भी शक्ति थी, वो बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे चलते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट है। ये पहला चार्टर था जहाँ से आपको 20 वर्ष के बाद हर 20-20 वर्ष में चार्टर अधिनियम देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ से जितने भी चार्टर आएंगे वो 20-20 वर्ष के गैप में आएंगे। तो महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी तक जो कंपनी है वो व्यापार करने के लिए आई थी और एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षों के लिए इसे अधिकार पत्र दिया गया था। और वो जो अधिकार पत्र था वो एक तरीके से एकाधिकार था, यानी कि केवल वो कंपनी ही पूर्व देशों के साथ व्यापार कर सकती है, अन्य यूरोपीय व्यक्ति या कंपनियां वहां जाकर व्यापार नहीं करेंगी। और ये एकाधिकार 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जो यहाँ से आपके एक्ट आएंगे वो 20-20 वर्ष के अंतराल में आएंगे। जैसे इसके बाद आएगा 20 साल बाद 1813 में, फिर आएगा 1833 में, फिर आपको देखने को मिलेगा 1853 में। ठीक है, फिर इसके बाद अगला 20 वर्ष बाद आता, लेकिन आपको पता है कि 1853 के बाद 1857 में एक क्रांति हो जाती है यहाँ पे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1858 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद फिर नियम थोड़ा चेंज होता है। तो ध्यान रखना, 1793 के बाद 1813, 33, 53 ये 20-20 वर्ष के अंतराल में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो पहला अधिनियम जहाँ पर कंपनी के अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए वो था आपका 1793 का चार्टर एक्ट। आगे देखें, नियंत्रक मंडल यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। पहले पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना। मैंने बताया था 1784 का जो एक्ट था, ठीक है, 1784 का जो एक्ट था, इसमें दोहरी शासन व्यवस्था शुरू कर दी थी, यानी कि द्वैध शासन। उसका अर्थ हुआ कि व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य एक अलग बोर्ड देखेगा और राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य दूसरा बोर्ड देखेगा। व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य के लिए जो गठित था वो पहले से जो निदेशक मंडल चला आ रहा था वही करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य के लिए जो दूसरा मंडल गठित किया गया या दूसरा बोर्ड बनाया गया, उसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है,
एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ये हमने पढ़ा है। तो उसके अब सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा काम करने के लिए वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कब की गई? 1793 में। आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही इससे पहले चार्टर एक्ट आए हैं, वो भी लिखित फॉर्म में ही आए होंगे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब जो यहाँ पर नियम बनेंगे, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रांतों के लिए और अपनी जो इकाई है जिसे हम प्रेसिडेंसी कह सकते हैं, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता की थी, ठीक है, बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इनके जो गवर्नर हैं उन गवर्नरों को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो जो कानून बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे वो सारे के सारे कानून लिखित रूप में ही प्रभावी होंगे या फिर उनको लिख कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो और ये जो कानून बनेंगे, इन कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया था? न्यायालय को। तो ये व्यवस्था कब की गई पूछा जा सकता है। लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई है 1793 के एक्ट में। आगे देखें, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य होने का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। तो अभी मैंने बात की थी कि इससे पहले वाले जो 1786 का एक्ट था उसमें क्या बात की थी कि जो गवर्नर जनरल है अब वही क्या होगा? मुख्य सेनापति भी होगा, ठीक है। और मुख्य सेनापति तथा अपने सदस्य के जो निर्णय है उन्हें समाप्त करने का अधिकार रखने वाला, दोनों अधिकारों को रखने वाला पहला गवर्नर बना लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लेकिन जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है वही सारे कार्य कर रही है और गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति बनाएंगे तो स्वतः ही अपनी परिषद का सदस्य बन जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई कि मुख्य सेनापति अब गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये था 1793 का चार्टर एक्ट। अब हम देख लेते हैं इसके 20 वर्ष बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं और काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से नोट करें और ध्यान से इसे पढ़ें, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में देखिए सबसे पहली व्यवस्था तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी अब अगले 20 वर्ष के लिए कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है वो बढ़ाया गया होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आएगा। क्या चेंज आएगा देखते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक जो कंपनी थी उसको एकाधिकार मिला हुआ था कि भैया केवल आप ही जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं लीगली, बाकी अन्य लोग नहीं करेंगे। बट इस एक्ट के द्वारा 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब यूरोप से अन्य व्यक्ति, अन्य ग्रुप से या फिर अन्य कंपनियां जो हैं वो भी व्यापार के लिए भारत आ सकते हैं, ठीक। और इसी का फायदा उठाया फिर जो यूरोपीय व्यक्ति थे उन लोगों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए। तो आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे कि इसके बाद काफ़ी ईसाई मिशनरी आते हैं और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको लिंक करते हुए पढ़ना है। 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अर्थात सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार करने का अधिकार यहाँ दे दिया गया, ठीक है। लेकिन एक इसमें परंतु जोड़ा गया कि चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था इसमें काफ़ी पैसा इन्हें लगाया हुआ था चीन के साथ व्यापार में, और अन्य देशों के साथ चाय का जो व्यापार है, ठीक है, इसमें इन्होंने काफ़ी पैसा, काफ़ी पूंजी लगाई हुई थी। इसीलिए चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार है और चाय के व्यापार का जो एकाधिकार है, ये दोनों एकाधिकार बने रहने दिए। लेकिन इनके अलावा जो एकाधिकार थे वो समाप्त करके सभी ब्रिटिश जनों को यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो कौन सा एक्ट? 1813 का चार्टर एक्ट। यानी कि आप लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, तेरा मेरा जो था, जैसे कंपनी कहती थी कि भारत का व्यापार सिर्फ हमारा है, मेरा व्यापार है, अन्य कोई यूरोपीय नहीं आ सकता, तो तेरा मेरा का जो यहाँ पे भाव था वो समाप्त कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया कि सब ब्रिटिश जन यहाँ पे व्यापार करेंगे, तो 1813 के एक्ट में ऐसे कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाएगा कि तेरा मेरा 1813 के में जो चार्टर एक्ट है उसमें एकाधिकार समाप्त किया, तेरा मेरा समाप्त किया, तो उसके तुरंत बाद क्या होगा, यहाँ पर इस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरी भारत में आएंगे, ईसाई अन्य व्यापारी भारत में आएंगे। और इसके साथ साथ आप लिंक करके याद रखेंगे कि जो एकाधिकार था वो पूरा समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि इनने पूंजी लगाई थी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कनेक्ट करके चलें। तो आगे देखें, इस अधिनियम द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई। तो जैसे ये सबके लिए खुल गया यहाँ का मार्ग भारत आने का, तो व्यापारी तो आए साथ अपने साथ किसको लेके आए? जो यहाँ धर्म प्रचारक थे, ईसाई मिशनरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म फैलाना शुरू किया। अब एक इम्पोर्टेंट बात आप इसी के साथ लिंक करके रखेंगे, जब धर्म प्रचार करने के लिए यहाँ पर ईसाई मिशनरी आए तो भैया वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे होंगे। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हमसे, यहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के लोग उनकी धार्मिक बातों को समझेंगे कैसे? और जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो धर्म क्यों अपनाएंगे? तो ये भी अंग्रेजों के सामने एक समस्या आई। तो अंग्रेजों ने इसका तोड़ क्या निकाला? कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजों ने तोड़ क्या निकाला कि भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी।
और वो शिक्षा जैसा कि आप जानते हैं पहले अंग्रेजी में ही दी गई थी, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम ही रखा उसका उन्होंने, उसके लिए हम बाद में आधुनिक भारत में भी उन चीज़ों को देखेंगे। तो भारतीयों को शिक्षा देने की व्यवस्था यहाँ पर इसी अधिनियम द्वारा की गई, क्योंकि ईसाई मिशनरी यहाँ आए, धर्म प्रचार करने लगे, लेकिन धर्म प्रचार की जो बातें हैं भारतीयों के समझ में तब तक नहीं आ सकती थी जब तक इनके पास शिक्षा नहीं होगी। इसीलिए भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी 1813 के एक्ट में किया गया। तो आप लोग बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। 1813 का एक्ट यानी कि 13 मेरा का भाव खत्म, अर्थात व्यापारिक एकाधिकार खत्म। इसके साथ परंतु भी याद रखें, व्यापारिक एकाधिकार पूरा खत्म नहीं हुआ। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ऐसा ही रहा एकाधिकार, ठीक है। इसके साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे व्यापार करने आएंगे और साथ साथ क्या आएंगे, अपने साथ धर्म प्रचारकों को लेके आएंगे। धर्म प्रचार वाले आए ईसाई मिशनरी, तो धर्म तब समझ में आएगा जब पढ़े लिखे होंगे, इसलिए शिक्षा पर भी 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना, ठीक है। तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलिए, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार भी दे दिया गया। तो यहाँ पर जो आपके प्रेसिडेंसी बनी थी, ठीक है, छोटे छोटे जो स्थानीय संस्थाएं ने स्थापित की थी, उनको कर आरोपित करने का अधिकार भी इसी अधिनियम द्वारा दे दिया गया। क्योंकि आप लोग ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे कि भैया इनने 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च करना है, तो 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, इसलिए इनने क्या किया, करारोपण, स्थानीय जो संस्थाएं हैं इनसे करारोपण का अधिकार दे दिया इन्हें, और इनने कर प्राप्त करके अपने लिए धन इकट्ठा किया, ठीक है। वैसे एक चीज़ ध्यान रखें कि भारत में जितना भी इनने पैसा खर्च किया वो भारतीयों का ही था, बाहर से नहीं लाते, बस यहाँ से पैसे को इंग्लैंड जरूर ले जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी बहुत महत्वपूर्ण। इनकी सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। कारण यह था कि इनको विधि बनाने के अधिकार मिले हुए थे, ठीक है, ये अपने क्षेत्र के लिए विधि बना सकते थे। तो ये क्या कर रहे थे, अपने क्षेत्र में अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार विधि बना रहे थे, जिससे जनता का शोषण हो रहा था, काफ़ी शिकायतें आ रही थी। और सबसे बड़ी बात है, अंग्रेज सरकार को जनता के शोषण से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है केवल अपने राजस्व से। तो जब कोई व्यक्ति विधि बनाने का अधिकार रखता है तो वो विधि ऐसी बनाएगा जिससे सबसे ज़्यादा फायदा उसे हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने कहा राजस्व भी कम मिल रहा है, बाकी जनता की शिकायतें आ रही हैं, शासन सही नहीं चल रहा है, तो इसके लिए जो भी ये प्रेसिडेंसी नियम बनाएगी, जो भी विधि बनाएगी, उसका अनुमोदन ब्रिटिश संसद से कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि अपने आप में हमेशा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चार्टर एक्ट से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। काफ़ी नई चीज़ें इसमें बनी थी, काफ़ी विशिष्ट चीज़ें इसमें बनाई गई थी। तो बात कर लेते हैं क्या इसमें चीज़ें हुई। पहला ये देखें आप लोग कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इससे पहले हमने कब देखा था, इससे पहले जैसे आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, ठीक है, आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तब आप कहेंगे ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था पूछा जाता है, तब हम कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। हमने पढ़ा था 1773 का एक्ट, ठीक है, उसमें हमने देखा था वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उससे पहले होता था बंगाल का केवल गवर्नर। इसके बाद अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसमें, 1833 के एक्ट में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछी जाती है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये है, इसमें आपका जो अभी तक केवल अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो कलकत्ता का हो तो, या बंगाल का है तो बंगाल के लिए, मद्रास का है तो मद्रास के लिए, मुंबई का है तो मुंबई के लिए नियम बनाएगा, विधि बनाएगा, ठीक है। अब जिसका अनुमोदन संसद से भी कराएगा इसके पहले वाले एक्ट में। लेकिन अब ये देखा गया कि भैया हम शक्तियों का बंटवारा क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 3 अलग अलग शक्तियाँ क्यों बनाई हैं। मद्रास से जो राजस्व आ रहा है वो अलग है, मुंबई से जो राजस्व आ रहा है वो अलग है और वहाँ की विधियाँ अलग हैं। ऐसे बंगाल में अलग विधियाँ चल रही हैं, उनका राजस्व अलग है। क्यों ना हम ऐसा करें कि ये सब के सब ब्रिटिश ही हैं, तो इन सब के लिए केवल एक प्रावधान कर दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इन सब की जो शक्ति का स्रोत हो वो एक हो। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे अब केवल बंगाल का न कहकर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया, या संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति से दे दी गई, ठीक है। और किस प्रकार की विधियाँ, इसमें आपका सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल तो बनाया, लेकिन इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी दे दी गई थी, ठीक है। और पहले जो गवर्नर बने, संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल, वो बने थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा आधुनिक भारत में, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका 1833 के चार्टर द्वारा संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। आगे देखते हैं,
गवर्नर जनरल को और क्या पावर दी गई, तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो थी, ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, जैसा कि हमने बात की। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस भारत शासन अधिनियम में, या फिर आप कह सकते हैं किस चार्टर एक्ट में पहली बार भारत के शासन में केंद्रीय प्रणाली का सृजन हुआ या केंद्रीय प्रणाली का स्वरूप दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया जाना कहाँ शुरू हुआ, 1833 के एक्ट द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार अभी हमारा ये संपूर्ण भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति है, ठीक है, उसमें शक्तियाँ निहित हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया एक, और उस वो थे आपके कौन, विलियम बेंटिक, ठीक है, और उन्हीं को सारा अधिकार था नियम बनाने का पूरे भारत के लिए। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित जो कानून थे इसको अधिनियम कहा जाने लगा। तो इससे पहले क्या कहा जाता था, अभी ये एक्ट क्यों कहा जाने लगा ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो नियम बनते थे इससे पूर्व उन्हें केवल विनियम कहा जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो भी किसी भी प्रेसिडेंसी में कानून बनेगा उस कानून का अनुमोदन अब किसके द्वारा होगा, इस गवर्नर जनरल के द्वारा। जैसे अभी कोई भी संसद जो है कोई भी विधि बनाती है तो उसके लिए दोनों ही सदनों के द्वारा पारित किया जाता है, और उसके बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसमें होंगे तब जाके वो अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, जब प्रेसिडेंसियों की जो विधान परिषदें हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा कोई कानून पारित होगा तो जब तक उसमें गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर नहीं होंगे वो अधिनियम नहीं बनेगा। तो गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होने के बाद जो एक्ट बनते थे या जो नियम यहाँ बनते थे उन्हें अधिनियम कहा गया, ठीक है। आगे देखें, इस राजलेख ने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं भैया, जब आपका संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई है, वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल है, तो फिर उसके अंदर हम बम्बई और मद्रास जो दो प्रेसिडेंसी हैं इनके गवर्नरों को अलग से शक्तियाँ क्यों देंगे, ये तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा फिर से। तो इन्होंने तो इसमें शक्ति का केंद्रीकरण किया था, इसीलिए इनने क्या किया, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों के पास जो विधायी शक्तियाँ थी यानी कि अपने क्षेत्र के लिए विधि बनाने का जो अधिकार था उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उस शक्ति से इन्हें वंचित कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग कनेक्ट करके चलें। आगे देखें, विधिक परामर्श हेतु, अब विधि बनानी है पूरे भारत के लिए, विधिक बनानी है तो क्या गवर्नर जनरल में इतनी क्षमता इतनी पावर होगी कि वो पूरे भारत के लिए विधि बनाए और वो विधि हमेशा सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई गवर्नर उसकी सोच बिल्कुल अलग हो, वो भारतीयों के हित में ना सोचे, ठीक है, अपने हित में सोच रहा हो, या फिर कोई और कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की गई कि भैया जब कोई व्यक्ति विधि बना रहा है अगर वो शक्ति केवल एक आदमी को दे दी जाए तो उसकी विधि हमेशा सही हो, ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए विधिक परामर्श देने हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, और विधि सदस्य के रूप में यहाँ पर चौथा सदस्य शामिल किया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, 1784 यानी कि लास्ट में 4 है, तो इसमें जो 4 सदस्यीय परिषद थी इसको 3 में बदल दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसे 3 सदस्यीय परिषद बना दिया गया। इसके बाद 1833 वाला एक्ट हम देखें तो यहाँ पर 2-3 है, लेकिन इसमें फिर से इसको 4 सदस्यीय बना दिया गया, और जो चौथा सदस्य यहाँ जोड़ा है वो कौन है, विधि सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि विधि सदस्य को कब जोड़ा गया गवर्नर जनरल की परिषद में, पहला विधि सदस्य कौन था, विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1784 में लास्ट में 14 है तो यहाँ पे 3 कर दिया गया, और 1833 में लास्ट में 3 है तो यहाँ पे 4 कर दिया गया। तो जो चौथा सदस्य था वो कौन था, विधि सदस्य। और पहला विधि सदस्य कौन बना, वो बने आपके लॉर्ड मैकाले। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले गवर्नर थे, ये व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले, ठीक। फिर इन विधियों के जो भी विधियां बनेंगी इन विधियों के संहिताकरण के लिए, यानी कि इन विधियों का एक पूरा का पूरा खाका जो बनेगा कि हाँ भैया ये विधियां लागू होंगी, उनको लिखित रूप में लिखने के लिए, विधियों के संहिताकरण के लिए 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो पहला विधि आयोग कब गठित किया गया, 1834 में, ठीक है। ये संपूर्ण भारत का, ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग है। विधि आयोग का काम क्या होगा, विधि बनाना, विधि का निर्माण करना, उसकी जांच करना कि वो सही है नहीं है, ठीक है। तो 1834 में किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ है। कितना सदस्य है, 4 सदस्य, ठीक। लेकिन आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भैया स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया। तो ध्यान रखें, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और MC सीतलवाड़ कौन थे, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी भी थे, ठीक है। तो इनकी ही अध्यक्षता में आपका स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग बना। कई बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें भैया। आगे चलते हैं।
तो 1833 का एक्ट मेनली इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ विधि आयोग, विधि सदस्य, इनकी नियुक्ति की गई, बाकी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, केवल एक पॉइंट याद रखो कि 1833 में गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो सारे भारत के लिए वो विधि बनाएगा। तो यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे कि फिर विधि बनाने के लिए उसने विधि आयोग गठित करना पड़ेगा, विधि सदस्य उसे चाहिए, विधिक सलाहकार, ठीक है। तो विधि आयोग गठित किया गया, कितने सदस्य था, कौन पहला विधि सदस्य बना, स्वतंत्र भारत का कब गठित किया गया, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ याद आने लगेंगी। आगे चलते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, जो एकाधिकार था, इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, ठीक है, 1813 में। लेकिन मैंने बताया था वहाँ पर आपका चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था, अन्य देशों के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ जो इनका व्यापार चल रहा था, इसमें इनने काफ़ी पूंजी लगाई हुई थी, इसलिए इसमें एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। बट 1833 के एक्ट द्वारा क्या किया गया, अब कंपनी पूरी तरीके से प्रशासन करने लग गई है यहाँ पे, और यही कारण था कि इनने क्या किया, गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाकर विधि बनाने की शक्ति दे दी, क्योंकि इन्हें पता था कि अब कंपनी व्यापार तो हल्का फुल्का कर रही है लेकिन मेनली प्रशासन में उतर चुकी है, ठीक है। तो यही कारण था 1833 में व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, चीन और चाय का व्यापार भी खत्म कर दिया गया। अब कंपनी क्या होगी, आपकी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बनकर रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि 1833 के एक्ट के द्वारा ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण समाप्त करके कंपनी को विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। तो अब कंपनी का क्या दायित्व होगा, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को संभालना, ठीक है। तो ये दायित्व बना दिया गया। आगे देखिए, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था 1833 के एक्ट के द्वारा, और इसी एक्ट के बाद 1836 ईस्वी में उत्तराखंड में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, गोबन के काल में, ठीक है। कमिश्नर गोबन जो था, गोबान, उनके काल में समाप्त किया गया। लेकिन भारत में इसका उन्मूलन जो है वो 1843 के नियम 5 के बाद किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और जो मैंने विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, वो 1829 का एक्ट 17 था, ठीक है, 17वें नियम के अनुसार किया गया। और 1843 में जो दास प्रथा का उन्मूलन है वो नियम 5 के तहत किया गया, नियम 5, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भैया अब पूरे भारत के लिए एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया और उस पूरे भारत के लिए विधि बना रहा है, तो पूरे भारत के लिए बजट तैयार करने का अधिकार भी उसे ही दे दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं, इसलिए आप लोग आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत ये सारी चीज़ें, एक कमाल की बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगी। भले ही मेरा जो सोर्स है वो एम लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी है, लेकिन आप ल्यूसेंट को कंपेयर करें तो कुछ ही फैक्ट यहाँ से छूटे होंगे, अदरवाइज ल्यूसेंट पूरा कवर करती है। बहुत अच्छी बुक है, नया एडिशन और ज़्यादा बेहतरीन आया है, तो आप लोग चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा हुआ है आपसे, डीप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड छान मारें और बहुत मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लें। इसका मतलब है कि आपको लगभग जो मेन फैक्ट हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 3 या 4 फैक्ट पता होने ही चाहिए, जो मेन है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर वहाँ से कोई क्वेश्चन बनाए तो आप सॉल्व कर पाएँ। तो आगे चलें। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया। अब इससे भी एक कहानी जुड़ी हुई है, आप लोग ध्यान रखें। आप लोग आगे देखेंगे कि भैया कंपनी में व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए या फिर भर्ती करने के लिए यहाँ पर सिविल सेवा प्रारंभ की गई, प्रतियोगी परीक्षाएं आगे के एक्ट में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो पहला प्रयास था कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति में या सिविल सेवकों की नियुक्ति में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएं ताकि भारतीयों को भी यहां पर आने का मौका मिले। तो ये प्रयास पहली बार 1833 के एक्ट में ही कर दिया गया था। लेकिन जो आपका वहां पे निदेशक मंडल था 24 सदस्य, निदेशक मंडल के विरोध के कारण ये एक्ट यहाँ पर प्रभावी नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, ठीक है, और ये लटका ही रह गया। तो इसके बाद भारतीय विरोध करते हैं, इसीलिए जो इसका अगला एक्ट आएगा 1853 वाला, उसमें फिर ये अधिकार आपका दे दिया गया था कि भारतीय भी अब इसमें शामिल हो सकते हैं और सिविल सेवकों के लिए अब क्या होगी, भर्ती प्रक्रिया जैसे आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं चलती हैं ऐसे कर चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसे समाप्त किया गया था, तो इसकी जगह क्या जोड़ा गया, धारा 87 जोड़कर कंपनी के अधीन जो सरकारी पद हैं, इन पदों में चयन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, केवल जन्म स्थान, उसके मूल वंश या फिर रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। अर्थात कोई भारतीय भी इस पद पर अब आसीन हो सकता था। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। आगे चलते हैं। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना
कि भारत में संविधान निर्माण का जो आंशिक संकेत है या संविधान निर्माण के प्रथम संकेत किस चार्टर एक्ट में दिखाई देते हैं? 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने और भारत में बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। तो अभी जो 1813 के एक्ट में किया गया कि कोई भी व्यापारी, अब कोई भी यूरोपीय भारत आ सकता है धर्म प्रचार के लिए, व्यापार करने के लिए या फिर किसी भी कारण के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा, बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ होने लगी। तो इसको बाद में क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। ठीक है, इसके लिए कुछ लाइसेंस की नीति अपनाएगी, लेकिन बाद में विरोध होने के कारण क्या किया गया, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता फिर प्रदान कर दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने विरोध कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि इस सांविधानिक जो इतिहास है इसका अंतिम चार्टर एक्ट एक तरीके से कहलाता है, क्योंकि इसके बाद जो आपके अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश संसद के द्वारा डायरेक्टली पारित किए जाएंगे। तो भारत शासन अधिनियम टाइप के आते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम चार्टर एक्ट ये है। कौन सा? 1853 का। अब इसके बाद भी 20 साल बाद आता, लेकिन 1857 में बीच में ही क्या हो गया, विद्रोह हो गया, और इस विद्रोह के कारण ही फिर ब्रिटिश संसद द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी, क्योंकि कंपनी ने हद से ज़्यादा शोषण कर दिया था, तो यहाँ की जनता उद्वेलित हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया भैया पहले, तो ध्यान में रखना कि किस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये था आपका 1853 का एक्ट। और इसी के साथ एक और क्लॉज यहाँ पे जोड़ा गया था कि अब जो ब्रिटिश संसद है ये भारत में कंपनी के शासन को किसी भी समय समाप्त कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और यही कारण है कि जब 1857 का विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश संसद को एक मौका मिल गया और उसने कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। कंपनी समाप्त हो गई थी। ठीक है, इस 1858 के एक्ट के द्वारा वो समाप्त होते। ठीक, तो विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से, यानी कि विधि बनाने का कार्य अलग बोर्ड करेगा और प्रशासन करने का कार्य जो है वो अलग लोग करेंगे। तो अलग अलग सदस्य यहाँ पे बना दिए गए। तो किस अधिनियम में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया था? 1853 का एक्ट। आगे देखें, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब हमने कहा कि विधि बनाने का कार्य अलग को दिया गया और प्रशासन संभालने का, यानी कि आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका इसकी व्यवस्था कर देगी। आयोग कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो पहला एक्ट जिसमें आपको विधायिका और कार्यपालिका का पृथक रूप दिखाई देता है वो होगा 1853 का एक्ट। ठीक है, अब विधायिका जो है इसको विधि बनाने का कार्य दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ सदस्य चाहिए होंगे। अब केवल एक आदमी तो विधि बना नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने देखा कि गवर्नर को दिया था ये अधिकार और उसकी परिषद जो है अपनी परिषद की सहायता से वो पूरे भारत के लिए विधि बना रहा था। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक 12 सदस्यीय पृथक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। ठीक है, आपका ल्यूसेंट है या फिर जो एम लक्ष्मीकांत जी है, इनमें साफ साफ लिखा गया है कि इस अधिनियम के तहत परिषद में जो है 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। ठीक है, नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो परिषद पहले से ही है 6 सदस्यीय, उसमें 6 और पार्षद जोड़े गए तो 12 सदस्यीय एक तरीके से बन गई। तो ध्यान रखना दोनों ही फैक्ट्स आपके सही हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में 6 नए पार्षद विधि बनाने हेतु किस वर्ष जोड़े गए या फिर किस अधिनियम द्वारा जोड़े गए, तब भी इसका आंसर 1853 होगा। और आपसे पूछा जाता है कि भारत में विधि निर्माण हेतु पहली बार एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद कब गठित किया गया, तब 1853 का एक्ट ही आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना। विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इस परिषद का सदस्य बनाया गया। क्यों? ताकि वो भी जो है विधि बनाने में यहाँ पर सहयोग दे सकें, क्योंकि जो आपका गवर्नर जनरल है उसे ये नहीं पता कि भैया एक ग्राउंड लेवल पे, यानी कि किसी क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं या फिर क्या चीज़ें पसंद करते हैं, किस तरीके से उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। तो अगर वहाँ का कोई प्रतिनिधि आ जाए, वहाँ के लोग जो हैं अपने लिए नियम बनाने के लिए कुछ कर सकें, तो वो नियम ज़्यादा प्रभावी वहाँ पे होंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इस परिषद का सदस्य बनाकर केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय या फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू कर दिया गया। ठीक है, तो पहली बार अब विधि बनाने के लिए अलग से विधान परिषद बनाई है, तो इस विधान परिषद में स्थानीय लोगों को या क्षेत्रीय प्रांतीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार क्षेत्रीय या फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहाँ पर दिखाई देता है, इसी 1853 के एक्ट में। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या था, विधि निर्माण करना संपूर्ण भारत के लिए।
विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अभी तक वो अंशकालिक था। 1833 में पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले जो बने थे, लेकिन अब इसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों जो सिविल सेवक थे, इन सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। जैसा कि मैंने अभी कहा, इसकी पहली जो व्यवस्था थी, पहली बार इसकी व्यवस्था करने का जो प्रयास था वो 1833 के एक्ट में ही कर दिया गया था, लेकिन निदेशक मंडल के सदस्यों के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह क्या किया कि भैया ठीक है, अब हम भारतीयों के लिए ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो वो व्यवस्था 1833 में कर दी गई। लेकिन 1853 में फिर उस नियम को दोबारा से प्रभावी किया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही अब सिविल सेवकों की जो पद हैं वो उनको भरा जाएगा। ठीक है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई 1853 द्वारा। इसके तहत अब भारतीय नागरिकों के लिए विशिष्ट सिविल सेवा खोल दी गई है। ठीक है। अब विशिष्ट सिविल सेवा कहने का अर्थ है कि कंपनी के कर्मचारियों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति हो सकती है, जो कि अपने आप में ऑफिसर लेवल के पद होंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को नियमित करने के लिए भी एक समिति चाहिए कि उनके लिए क्या नियम होंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, पेपर कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें। तो इसके तहत भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति का गठन किया गया। ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में किस समिति का गठन किया गया था या किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। उसे मैकाले समिति कहा गया है और वो 1854 में गठित हुई थी। क्यों हुई थी? कि भारतीय भी अब प्रतियोगी परीक्षाएं देकर सिविल सेवक के रूप में कंपनी में कर्मचारी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आगे देखें। इस अधिनियम से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार ये देखा गया कि कभी भी कंपनी का शासन अब समाप्त किया जा सकता है। और 1857 में जब क्रांति हुई यहाँ पर, तो ब्रिटिश संसद को ये मौका भी मिल गया, सुनहरा अवसर मिल गया। तो उसने क्या किया, 1858 का जो एक्ट निकाला, इसमें कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त करके कंपनी को भंग कर दिया था। ठीक है, कंपनी को समाप्त कर दिया था। ठीक, तो ये हम आगे के एक्ट में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो ये अच्छी बुक्स से बनाए हुए आपके नोट्स हैं, एक तरीके से हो सके तो आप लोग इनको नोट कर लें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।